आज की कहानी का नाम है सोने की पिस्तौल का खेल। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ की रातें महज अंधेरा नहीं होती, वे इतिहास की एक गहरी चादर होती है। पुराने शहर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में खड़ी इमारतों की दीवारें जैसे सदियों पुराने राज अपने सीने में दबाए खामोश तमाशबीन बनी रहती है। हवा में आज भी नवाबी दौर के इत्र और कबाबों की खुशबू घुली रहती है, लेकिन उसी ठंडी हवा में कभी कभी साजिश की एक ऐसी तीखी गंध आती है जो रूह कंपा दे। हजरतगंज के दिल में स्थित एक पुरानी लेकिन बेहद सलीकेदार कोठी की खिड़की के पास कबीर मेहरा खड़ा था। शहर में कबीर की पहचान एक ऐसे शिकारी की थी जो जंगल के नहीं बल्कि मुजरिमों के दिमाग के राज ढूंढता था। कबीर एक जासूस था। लंबा कद, आंखों में समुद्र जैसी गहराई और चेहरे पर एक ऐसा ठहराव जैसे उसने आने वाले कल को पहले ही देख लिया हो। मेज पर एक पुरानी पीतल की एशट्रे में सिगरेट का धुआं धीरे धीरे कुंडली मार रहा था। कमरे के दूसरे कोने में उसका असिस्टेंट और भांजा मोंटी अपनी बेचैनी को कदमों से नाप रहा था। मोंटी को एड्रेनालिन की लत थी। जब तक कोई पेचीदा केस न हो, उसे लखनऊ की शांति काटने को दौड़ती थी। खिड़की के कांच पर उंगलियां थपथपाते हुए मोंटी झुंझलाकर बोला, मामा, ऐसा लगता है जैसे लखनऊ के अपराधियों ने रिटायरमेंट ले ली है। पिछले 3 दिनों से न कोई चोरी, न कोई फिरौती, यहां तक कि कोई कायदे की जेबकतरी भी नहीं हुई। क्या हम यहां सिर्फ इमाम बाड़े की तस्वीरें खींचने आए हैं? कबीर के होठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, मोंटी, जब समंदर बहुत ज्यादा शांत हो जाता है तो नाविक को समझ जाना चाहिए कि क्षितिज पर कोई बड़ा तूफान इंतजार कर रहा है। ये खामोशी सुकून की नहीं, किसी आने वाले धमाके की आहट है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए दरवाजे की घंटी जोर से बजी। मोंटी की आंखों में चमक आ गई। उसने झपटकर दरवाजा खोला। सामने एक शख्स खड़ा था जिसकी हालत उसकी अमीरी की गवाही दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा मौत जैसा सफेद था। महंगे सिल्क के कुर्ते पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या क्या मेरी मुलाकात मिस्टर कबीर मेहरा से हो सकती है? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। कबीर अपनी कुर्सी से इत्मीनान से उठा और उसे बैठने का इशारा करते हुए बोला, आप सही जगह आए हैं, जरा पानी पीजिए और खुद को संभालिए। शख्स सोफे पर ढस आ गया। अपना नाम बताते हुए बोला, मेरा नाम राघव प्रताप सिंह है। मिस्टर मेहरा, मेरे घर में एक ऐसी डकैती हुई है जिसने हमारे खानदान की नींव हिला दी है। कबीर ने अपनी गहरी नजरें उस पर टिकाई। क्या चोरी हुआ है राघव जी? जेवर, नकदी या कोई वसीयत? कुछ सेकंड की भारी चुप्पी के बाद राघव ने कांपते स्वर में कहा, एक सोने की बंदूक। मोंटी, जो अभी तक अपनी कॉफी का सिप ले रहा था, चौंक गया। सोने की बंदूक? क्या वह चलती भी है? राघव ने गहरी सांस ली और उसकी ऐतिहासिक महत्ता बताने लगा। वो महज एक हथियार नहीं, हमारी रूह है। करीब 150 साल पहले, सन 1857 के गदर से पहले की बात है। चंद्रगढ़ की रियासत के राजा रुद्र वीर सिंह ने एक अंग्रेज अफसर कर्नल एडवर्ड हैरिंगटन की जान बचाई थी। बदले में राजा ने उसे एक नायाब तोहफा दिया, 24 कैरेट खरे सोने से बनी एक पिस्तौल। उसके हैंडल पर बारीक नक्काशी है और ट्रिगर के पास एक इबारत खुदी है, ऑनर बियॉन्ड एम्पायर, साम्राज्य से ऊपर सम्मान। राघव ने आगे बताया, अंग्रेजों के जाने के बाद वो पिस्तौल मेरे परदादा के पास वापस आ गई। आज के बाजार में उसकी कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए वो अनमोल है। और कल रात वो उस वॉल्ट से गायब हो गई जिसे खोलना नामुमकिन था। कबीर की आंखों में अब एक शिकारी की चमक थी। आपके घर में कुल कितने लोग हैं राघव? हम 7 लोग हैं, राघव ने गिनाया। मैं, मेरी पत्नी सविता, मेरा बेटा अर्जुन, बेटी निशा, मेरा छोटा भाई देवेंद्र, उसकी पत्नी कविता और घर की सबसे बुजुर्ग मेरी दादी शारदा देवी।
कबीर ने राघव जी से पूछा, क्या तिजोरी वाले कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा था? राघव ने कहा, नहीं, उस कमरे में कोई सीसीटीवी नहीं है, क्योंकि हमें पूरा यकीन था कि तिजोरी को तोड़ना या बिना उचित कोड के किसी भी चीज से खोलना नामुमकिन है। लेकिन अब जब बंदूक चोरी हो गई है तो तिजोरी की सुरक्षा पर संदेह होने लगा है। वॉल्ट तोड़ा गया था? कबीर ने अचानक पूछा। नहीं, उसे किसी ने सही कोड डालकर खोला है। कबीर ने मोंटी की ओर देखा और धीमे से बुदबुदाया, मतलब चोर ने नकाब नहीं पहना था। मोंटी, चोर उसी हवेली की छतों के नीचे सोता है। राघव की आंखों में डर और हैरानी का मिलाजुला भाव था। कबीर की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आई, जैसे वो खुद भी यही शक कर रहा हो। अगले 1 घंटे के भीतर कबीर और मोंटी प्रताप निवास के विशाल लोहे के फाटकों के सामने खड़े थे। लखनऊ की धुंध में लिपटी वो हवेली किसी सोए हुए दैत्य की तरह लग रही थी। ऊंचे मेहराब, गोथिक शैली की खिड़कियां और दीवारों पर चढ़ी काई चीख चीख कर कह रही थी कि यहां सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि सदियों पुराने राज भी रहते हैं। हवेली के भीतर का सन्नाटा किसी भारी पत्थर की तरह सीनों पर दबाव बना रहा था। जैसे ही कबीर और मोंटी ने भीतर कदम रखा, उनके जूतों की आहटें ऊंचे गुंबदों से टकराकर किसी फुसफुसाहट की तरह वापस आने लगी। दीवारों पर टंगी नवाबों और अंग्रेज अफसरों की आदमकद तस्वीरें अपनी काली आंखों से जैसे हर हरकत पर नजर रख रही थी। रात के इस पहर में प्रताप निवास हवेली किसी सोए हुए दैत्य से कम नहीं लग रही थी। कबीर बिना वक्त बर्बाद किए सीधा उस स्ट्रांग रूम की ओर बढ़ा। कमरे के बीचों बीच वो विशाल तिजोरी खड़ी थी, जो किसी किले के लोहे के दरवाजे जैसी मजबूत थी। कबीर ने घुटनों के बल बैठकर अपनी जेब से एक अल्ट्रावायलेट यूवी टॉर्च निकाली। कमरे की पीली रोशनी में नीली किरण जैसे ही तिजोरी के हैंडल पर पड़ी, वहां कुछ रहस्यमयी निशान उभर आए। मोंटी, इधर देखो, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक शिकारी जैसी सतर्कता थी। हैंडल पर कोई रगड़ नहीं है, लेकिन इसके कीपैड के चारों तरफ एक बहुत ही बारीक चिपचिपा पदार्थ है। ये ग्लिसरीन है। मोंटी ने झुककर देखा। ग्लिसरीन? पर क्यों? चोर ने कोड के बटन पहचानने के लिए नहीं, बल्कि अपने फिंगरप्रिंट्स को पूरी तरह मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ग्लिसरीन की वजह से डायल के घूमने की क्लिक आवाज भी दब गई होगी। चोर बहुत ही शातिर है और घर के कोने कोने, यहां तक कि रात के सन्नाटे की गहराई से भी वाकिफ है। ये कोई बाहरी नहीं, इसी हवेली का कोई सदस्य है। राघव का चेहरा पसीने से तर हो गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। मिस्टर मेहरा, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि इस तिजोरी को सिर्फ 2 चीजें खोल सकती है, सही कोड या फिर वो रूह जो इसके भीतर कैद है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मेरे अपने परिवार का ही कोई? कबीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी तेज नजर फर्श पर पड़े एक काले मखमल के टुकड़े पर थी। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ पूरी हवेली की बिजली गुल हो गई। कोहरे वाली रात का अंधेरा कमरों में भर गया और सन्नाटा और भी खौफनाक हो गया। तभी ऊपर की मंजिल से एक ऐसी दर्दनाक चीख गूंजी जिसने मोंटी के खून को बर्फ कर दिया। ये चीख अचानक शुरू हुई और एक अजीब सी सिसकी के साथ घुट गई। मामा, ऊपर! मोंटी चिल्लाया। कबीर और मोंटी अंधेरे में अपनी हाईबीम टॉर्च की रोशनी चीरते हुए सीढ़ियों की तरफ भागे। ऊपर देवेंद्र सिंह के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। भीतर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। देवेंद्र फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था और उसके सफेद कुर्ते के नीचे फर्श पर खून का एक गहरा ताला बन रहा था। देवेंद्र के सीने में एक प्राचीन नक्काशीदार खंजर घुसा था। कबीर ने उसकी नब्ज जांची। वो मर चुका था। उसकी एक मुट्ठी कसकर बंद थी। कबीर ने जोर लगाकर उंगलियां खोली तो भीतर एक मुड़ा हुआ कागज मिला। उस पर कापती हैंडराइटिंग में लिखा था, डील एट 11:30 PM। द मैप इज द की। डील?
मतलब देवेंद्र उस बंदूक को बेचने वाला था? मोंटी ने कांपती आवाज में पूछा। कबीर ने कहा, हाँ, देवेंद्र बंदूक बेचने जा रहा था, और जब सौदे का समय नजदीक आया तो उसने सोचा कि अगर उसने बंदूक बेचने की कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि उसे अचानक इतना पैसा कहां से मिला, या कोई उसे सौदा करते हुए देख लेगा, या हो सकता है कि उसे पैसा न मिले और उसकी हत्या कर दी जाए। विस्की की खुली बोतल और उसके बगल में पड़ा खाली गिलास भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो नशे में था और घर के बाहर से किसी के उसे मारने का कोई चांस नहीं है। या तो उसने खुदकुशी की या परिवार के किसी सदस्य ने उसे मार डाला। कबीर ने कमरे की बारीकी से तलाशी ली। उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी रुकी हुई पेंडुलम वाली घड़ी पर गई। उसने घड़ी के लकड़ी के फ्रेम को थोड़ा खिसकाया तो पीछे एक गुप्त कोना बना था। वहां एक पुराना धूल से सना लेदर बैग रखा था। कबीर ने बैग खोला और मोंटी की आंखें फटी की फटी रह गई। बैग के भीतर वही गोल्डन गन अपनी पूरी भव्यता के साथ जगमगा रही थी। 24 कैरेट खरे सोने की वो पिस्तौल किसी अजूबे से कम नहीं थी। रोशनी पड़ते ही वो ऐसे चमकी जैसे आज भी किसी राजा के हाथ में हो। मोंटी, कर्नल एडवर्ड हैरिंगटन केवल एक फौजी नहीं, बल्कि रॉयल इंजीनियर्स का मास्टर डिजाइनर था। कबीर ने बंदूक को हाथ में लेकर तर्क दिया। उसने बंदूक के ट्रिगर के पास खुदी इबारत ऑनर बियॉन्ड एम्पायर को गौर से देखा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है मोंटी, ये एक मैकेनिकल लॉक है। कबीर ने अपनी उंगलियों से ऑनर के ओ को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया और उसी वक्त एम्पायर के ई को जोर से दबाया। कड़क, खट, एक यांत्रिक आवाज आई। बंदूक का सुनहरा हैंडल एक गुप्त दराज की तरह नीचे खिसक गया। उसके भीतर से एक पुराना पीला पड़ चुका हाथीदांत आइवरी का पाइप निकला। कबीर ने पाइप खोला जिसमें कर्नल हैरिंगटन का असली रेशमी नक्शा छिपा था। नक्शा खोलते ही मोंटी खुशी से उछल पड़ा। मामा, ये तो लखनऊ की पुरानी रेजिडेंसी के नीचे के गुप्त तहखानों का रास्ता है। सन 1857 का वो खजाना जिसे अंग्रेज कभी ढूंढ नहीं पाए। कबीर, मोंटी और राघव देर रात रेजिडेंसी के उन वीरान खंडहरों की ओर बढ़े। उन्होंने मैप का अनुसरण किया। रात का कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। नक्शे के संकेतों का पीछा करते हुए वे एक पुरानी सूखी हुई बावड़ी स्टेपवेल के पास पहुंचे जो बरगद की जड़ों से घिरी थी। कबीर ने अपनी टॉर्च की रोशनी में नक्शे पर लिखे कोड को पढ़ा, जहां शेर की परछाई आधे चांद पर पड़ती है। तभी बादलों से निकलकर चांद की रोशनी एक पुरानी शेर की मूर्ति पर पड़ी और उसकी परछाई जमीन पर बने एक संगमरमर के आधे चांद क्रेसेंट पर जा गिरी। कबीर ने उस आधे चांद वाले पत्थर को अपने पूरे वजन से दबाया। जमीन के नीचे से भारी पत्थरों के आपस में रगड़ने की गगनभेदी आवाज आई। एक गुप्त सुरंग का सीढ़ियों वाला रास्ता उनके सामने खुल गया। सुरंग के भीतर हवा भारी, ठंडी और सदियों पुरानी नमी से भरी थी। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, मोंटी का पैर एक गलत पत्थर पर पड़ा। पत्थर हल्का सा नीचे धंसा। क्लिक। मोंटी, झुक जाओ। कबीर ने जोर से चिल्लाते हुए मोंटी और राघव को जमीन पर गिरा दिया। अगले ही सेकंड सुरंग की दोनों दीवारों से लोहे की भारी जंग लगी छड़ें, स्पीयर्स हवा को चीरती हुई निकली और आपस में टकराई। अगर कबीर ने एक सेकंड की भी देरी की होती तो वे जिंदा नहीं बचते। दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए वे आगे बढ़े। अंत में वे एक विशाल पीतल के दरवाजे के सामने रुके जिस पर नागों की नक्काशी थी। पीतल के दरवाजे पर मोटे अक्षरों में लिखा था, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। दरवाजे में कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक गोल छेद था। कबीर ने गोल्डन गन की बैरल नली को उस छेद में डाला और उसे चाबी की तरह घुमाया। भारी दरवाजा चीखता हुआ पीछे हटा और जो नजारा उनके सामने था उसने उनकी सांसें रोक दी। भीतर का दृश्य
किसी काल्पनिक लोक जैसा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही कमरे में पड़ी, सारा कमरा सुनहरी चमक से नहा गया। सोने के सिक्कों का ढेर किसी पहाड़ की तरह चमक रहा था। फर्श पर 6 विशाल लकड़ी के संदूक रखे थे, जिनके ढक्कन टूट चुके थे। वे संदूक नवाबों के दौर के बेशकीमती पन्ने, नीलम, रूबी और हीरों के विशाल हारों से लबालब भरे थे। राघव का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घुटनों के बल गिर गया और उसने सोने के सिक्कों को अपने हाथों में भर लिया। ये महज दौलत नहीं है मिस्टर मेहरा, ये मेरे खानदान का खोया हुआ गौरव है। पीढ़ियों से हमारा परिवार इस कलंक के साथ जी रहा था कि हमने खजाना अंग्रेजों को दे दिया था। बाद में आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों के अनुसार उस अछूते खजाने की बाजार में कीमत कम से कम 50 करोड़ रुपए थी। अगले दिन की सुबह पूरे भारत के लिए महज एक सुबह नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सदमे जैसी थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। देश के हर बड़े न्यूज चैनल की स्क्रीन्स पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही थी। लखनऊ में मिला सन 1857 का लापता शाही खजाना। जासूस कबीर मेहरा का सबसे बड़ा कारनामा। सोशल मीडिया पर कबीर और मोंटी की तस्वीरें रातों रात वायरल हो गई। कल तक जो कबीर मेहरा सिर्फ लखनऊ की संकरी गलियों का एक रहस्यमयी जासूस था, आज वो पूरे देश के लिए एक लीजेंड बन चुका था। राघव प्रताप सिंह ने लालच से दूर हटते हुए एक बेहद समझदारी भरा कदम उठाया। उन्होंने भारत सरकार और आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटी के साथ मिलकर उन ऐतिहासिक गहनों की एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय नीलामी ऑक्शन रखी। दिल्ली के एक आलीशान 5 स्टार होटल के ग्रैंड बॉलरूम में हुई इस नीलामी में लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क के बड़े बड़े कला खरीदारों, अरबतियों और म्यूजियम डायरेक्टर्स ने हिस्सा लिया। नीलामी कक्ष में हर बोली के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। 40 करोड़, 45 करोड़, 48 करोड़। जब ऑक्शनर का हैमर, हथौड़ा, तीसरी और आखिरी बार मेज पर जोर से गिरा, सोल्ड, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नीलामी की कुल रकम 50 करोड़ रुपए के भारी भरकम आंकड़े को पार कर चुकी थी। ये भारत के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी नीलामियों में से एक बन गई। इस पूरी रोमांचक घटना के ठीक एक हफ्ते बाद लखनऊ की शाम फिर से अपनी पुरानी इत्र की महक और नवाबी सुकून से सराबोर थी। कबीर अपनी कोठी की बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठा था और मोंटी अपने नए आईपैड पर उनके बारे में छपे आर्टिकल्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स पढ़कर खुशी से झूम रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मोंटी ने दरवाजा खोला तो सामने राघव प्रताप सिंह खड़े थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर मौत का वो खौफ या साजिश का तनाव नहीं था, बल्कि एक असीम शांति, सुकून और गहरी कृतज्ञता थी। उनके हाथ में एक भारी चमड़े का ब्रीफ केस था। उन्होंने शालीनता से वो ब्रीफ केस मेज पर रखा और उसे क्लिक की आवाज के साथ खोला। उसके अंदर 2 भारी चेक रखे थे। मिस्टर मेहरा और मोंटी, आप दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर न सिर्फ मेरे परिवार का सम्मान और मेरी जान बचाई, बल्कि इस ऐतिहासिक खजाने को भी दुनिया के सामने लाए। राघव की आवाज भारी और जज्बातों से भरी थी। नीलामी से मुझे जो 50 करोड़ मिले हैं, वो मेरी पुश्तैनी दौलत है, मेरा इतिहास है। लेकिन ये 10 करोड़ रुपए, 5 से 5 करोड़ आप दोनों के लिए कोई फीस नहीं है। ये आप दोनों की बहादुरी, आपकी बेमिसाल बुद्धिमानी और उस खौफनाक रात में मौत की सुरंग में मेरा साथ देने का एक छोटा सा इनाम है। मोंटी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो चेक पर लिखे जीरो को बार बार गिन रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। 10 करोड़, 10 करोड़। मामा, अब तो हम अपनी जासूसी एजेंसी को दुनिया की नंबर 1 ग्लोबल एजेंसी बना सकते हैं। मैं तो कल ही शोरूम जाकर एक नई स्पोर्ट्स कार बुक कर रहा हूं। कबीर ने मोंटी की इस दीवानगी पर एक फीकी लेकिन संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी पसंदीदा सिगरेट सुलझाई। धुआं हवा में धीरे धीरे छोड़ते हुए उसने गहरे स्वर में कहा,
पैसा अपनी जगह है मोंटी, लेकिन रेजिडेंसी की उस अंधेरी सुरंग में मौत के साए के बीच जो खौफ और रोमांच था, असली जिंदगी उसी में है। उसकी कीमत इन 10 करोड़ों से कहीं ज्यादा थी। कबीर ने अपनी जगह से उठकर राघव की तरफ हाथ बढ़ाया। राघव जी, विरासत जब तक मान सम्मान रहे तब तक वो एक आशीर्वाद है, लेकिन जब वो लालच बन जाए तो कत्ल होना तय है। आज आपने उस विरासत को लालच से बचाकर सही मायनों में अपना लिया है। लखनऊ की हवा में अब किसी साजिश या खून की गंध नहीं थी, बल्कि एक सुनहरी कामयाबी की ताजा महक थी। कबीर मेहरा ने वो गोल्डन गन, जिसे सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें सौंप दिया था, अपनी मेज पर एक ट्रॉफी की तरह सजाई। मोंटी ने उत्साह से कबीर की ओर देखा और पूछा, तो मामा, अगला केस कहा करे? पेरिस की सर्द रातें या लंदन की कोई पुरानी हवेली? कबीर ने मुस्कुराकर शहर की ढलती हुई रहस्यमयी शाम को देखा और अपने सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए कहा, जहां भी सन्नाटा बहुत गहरा हो जाए मोंटी, समझ लेना कोई नया तूफान कबीर मेहरा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कबीर और मोंटी का ये रहस्यमयी सफर यही खत्म नहीं होता। लखनऊ की इन धुंधली रातों से निकलकर अब ये दोनों किस नए शहर, किस नए राज और किस नए खतरे का सामना करेंगे, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑडियो स्टोरीज का मजा लेना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कबीर मेहरा के अगले खतरनाक मिशन को सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी सन्नाटा गहरा हो, आपको हमारी अगली कहानी की आवाज सबसे पहले सुनाई दे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।